हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी पाठशाला पर। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो यात्रा चल रही है ज्योग्राफी की, उसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हल कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए किसी भी तरीके से उपयोगी सिद्ध हूं। और इसी ही श्रृंखला के अंदर आज हम लेकर आ रहे हैं कोटा जिले का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। अभी तक हम अजमेर और जयपुर का कर चुके हैं, आज कोटा का पेपर होगा। तो हम शुरू करते हैं कोटा का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर में मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट हो रहे हैं बार बार के अंदर, तो क्वेश्चन को भी देखना है, साथ में हम कोर्स भी जो कर रहे हैं उसको भी साथ में लेकर चलना है और इनका आप अभ्यास भी करें। तो पेपर का अगर अभ्यास करेंगे, मुझे यकीन मानिए, ये लगता है कि आपके कुछ काफी प्रश्न जो होंगे वो बोर्ड परीक्षा में भी रिपीट करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? देखो, पहला प्रश्न पे हम आते हैं, फर्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। ये मैं आपको कल वाले पेपर में बता चुका हूं कि रुको और जाओ निश्चयवाद, इसका नाम रुको और जाओ निश्चयवाद भी था। इसको अपन ने नवनियतिवाद भी कहा था। और यहां बताया गया था कि क्या था इसके अंदर, यह सिद्धांत था कि इसमें प्रकृति व मनुष्य का सामंजस्य बताया गया था। प्रकृति व मनुष्य का सामंजस्य बताया गया था। ट्रैफिक लाइट की बात की थी, ये मैं आपसे बात करी थी। और इसके अंदर इसके सिद्धांत के जनक जो थे वो हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय। ठीक है। और ये सिद्धांत जो है एक तरीके से नियतिवाद, संभववाद, और उसके बाद में ही इसका उदय हुआ था, जहां पर दोनों के मेलजोल को बताया गया था कि प्रकृति और मनुष्य को सामंजस्य बनाकर ही आगे चलना चाहिए, मनुष्य को अपना विकास भी इस तरीके से करना चाहिए। तो आंसर होगा इसमें ग्रिफिथ टेलर। ब्लास भी नहीं है। ब्लास आपको पता है संभववाद के जनक है। सैंपल ने अपनी परिभाषा दी है इसकी, मानव विकास की, कि अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, और स्पेट ये भौगोलिकता नियत। तो उत्तर हुआ हमारा ग्रिफिथ टेलर। अगला देखिए आप, अगला है मानव विकास की अवधारणा किसने दी। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है बेटा, तीसरी बार। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? और अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरा बताया कि मानव विकास की अवधारणा दी है डॉक्टर महबूब उल हक ने, जिन्होंने यह बताया था कि विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। और बाकी इसके बारे में जो विस्तार से मैं बता चुका हूं। इनके एक मित्र हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। तो यहां पर उत्तर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अलग परिभाषा दी कि विकल्प स्वतंत्रता में वृद्धि मानव विकास है। एलन सैंपुल का मानव विकास की अवधारणा से कोई संबंध नहीं था, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। और रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। एक जर्मनी के है रेडजेल और सैंपुल अमेरिका की है। परिभाषा के बारे में बात हो चुकी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो पहले हम भारतीय रेल की बात करते हैं कि भारतीय जो रेल है, भारत में रेल कब शुरू हुई? भारत में जो रेल है वो शुरू हुई है 1853 में, जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर की थी। इसको चलाने के जो जनक थे वो थे उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे, आप इसको भी जीके के हिसाब से कर लीजिए, वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिनको भारत की रेलवे जो योजना है उसको जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और विश्व की प्रथम जो रेल चली है, ये भी याद रख लीजिए, विश्व की जो प्रथम रेल चली है वो चली है 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ने शासन किया था, तो डार्लिंगटन के मध्य इंग्लैंड में। अब प्रश्न ये आ रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? इनको एक जोन में बांटा गया है, जिससे कि पूरे भारत की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, वहां पर इनके सफल संचालन हो सके। तो ये मंडल है 16। कितने मंडल हैं? 16, जिनमें से उत्तर पश्चिमी जो रेलवे मंडल है वो हमारे राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में है। जो एक जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल कहां पर है? राजस्थान के जयपुर में। इसका उत्तर है 16। ठीक है।
क्वेश्चन को आप देखें बेटा, हर क्वेश्चन से, जैसे मैंने इस मानव विकास अवधारणा की बात की, इस क्वेश्चन को यहां नहीं खत्म करना, आपको एलन सैम्पल की परिभाषा देखनी है, रेडजेल की, वो मानव भूगोल की बता चुका हूं, आपको रेडजेल की परिभाषा देखनी है, जिन्होंने कहा है कि मानव समाज और धरातल के मध्य जो संसदीय संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल है। इस तरीके से प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देखिए, फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है, इसको देखते हैं हम। अब इसको देखते ही आपको याद आ रहा होगा कि ये बात हो रही है फल प्रसंस्करण मिष्टान की, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं उद्योगों की। और उद्योग कौन से? कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण किया है उसकी बात हो रही के आधार पर। तो पहला जो था वो था कृषि आधारित उद्योग, यानी जब किसी उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से मिले, जैसे मान लीजिए आपने अचार कर लिया तो ये यहां पर आ जाएगा कि अचार वहां से मिल जाता है हमको, है ना। तो ये आपके कृषि आधारित उद्योग हो गए। दूसरे उद्योग हम इसमें कर सकते हैं, जैसे खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित, तो खनिज आधारित में भी थे धात्विक और अधात्विक, जैसे लोहा इस्पात उद्योग भी खनिज आधारित हो गया, ये अपना धात्विक है, ठीक है। आपके जैसे मान लीजिए रत्न आभूषण हो गए, ये भी एक धात्विक हो गया। आपके अधात्विक के अंदर आ गए, जैसे मान लीजिए अपन और उद्योग की बात करते, पेट्रोलियम उद्योग की बात करते, वो खनिज आधारित उद्योग के अंदर आ गया। तीसरा जो था पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, इसमें चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, वो इसमें आ जाएंगे। आपका एक और फोर्थ आप कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे इसी में दे रखा है आपके खनिज आ गया, रसायन आधारित उद्योग, जिसके अंदर रसायन आधारित उद्योग के अंदर क्या होता है वो समझिए कि जिसमें प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त रसायन है उसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर आप नमक का बात कर सकते हैं, सल्फर की बात कर सकते हैं। ये उद्योग जो होंगे वो गंधक है, ये जो उद्योग होंगे ये रसायन आधारित उद्योग होंगे। और अगला जो आता है वो आता है भोजन आधारित, तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग। तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंदर आते हैं फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान। ये क्या है? भोजन प्रसंस्करण उद्योग क्या होते हैं समझिए आप, ये एक ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें भोजन को लंबे समय तक हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसके अंदर आता है फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान, फल को और मिष्टान को। तो ये उत्तर हो जाएगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग, और बाकी जो है वो कच्चे माल के आधार पर उद्योग है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर हो गया भोजन प्रसंस्करण उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? उच्च साक्षरता। अब मुझे बात कीजिए, साक्षरता की बात करते हैं, ये किसका सूचक हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला जो ऑप्शन इसमें दे रखा है वो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लिंग। तो लिंग के अंदर तो हम आते हैं, लिंग की बात करें, लिंग संगठन की बात करें तो यहां पर तो आएगा आपका, जैसे स्त्री है आप पर पुरुष की बात कर सकते हैं, बस यही है, ठीक है। आयु संरचना की बात करें हम, आयु संरचना की बात करते हैं तो आयु संरचना में आता है बाल आयु वर्ग जो 0 से 14 होता है, युवा या प्रौढ़ आयु वर्ग जो 15 से लेकर आपके 59 तक होता है, और एक होता है वृद्ध आयु वर्ग जो आपके 60 से ऊपर होता है। इसमें कहीं पर भी साक्षरता का मतलब नहीं आ रहा। व्यवसायिक संरचना क्या होती है? व्यवसायिक संरचना क्या होती है? आपको हर ऑप्शन को समझना है, खाली उत्तर नहीं लगाना है बेटा, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। व्यवसायिक संरचना क्या होती है? तो व्यवसायिक संरचना के अंदर आप प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, इन सबको शामिल करते हैं। अब अंत में बच गया सामाजिक आर्थिक स्तर। तो उच्च साक्षरता, जो साक्षरता का मतलब जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के, किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक स्तर को बताता है। तो उत्तर हो गया इसका ड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं हम। अगला देखिए आप, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना रहा था? कल का ही प्रश्न बताया था, कितना रहा था भारत का 2011 का जो जनघनत्व रहा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कल बात की थी। जनघनत्व को मैं बता चुका हूं कि जनघनत्व क्या होता है। जनघनत्व की बात बताई थी मैंने, किसी भी क्षेत्र जो होता है वहां की जनसंख्या, यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है वो जनसंख्या घनत्व होता है। और इसको हम यूं भी कहते हैं
जनसंख्या और धरातल के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर हो गया इसका 382। अगला क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहां से कहां को जाता है? कल के पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप कितने रिपीट हो रहे हैं। इसमें आपको बताया था मैंने, ये जाता है सेंट पीटर्सबर्ग से। मैंने बात करी थी आपकी कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलमार्ग है वो आपके जाता है, यहां पर जगह है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को से जाता है ये आपके कजान, फिर था ट्यूमिन, फिर था ओमस्क, फिर था अंगार्स्क, फिर आपके था यहां पर तुला, चिता, और लास्ट में जाता है व्लादिवोस्तोक तक। और एक बात और खास बता दूं मैं आपको, सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना जो नाम है वो है लेनिनग्राद, ये भी बताया था मैंने। अब ऑप्शन देखिए आप, व्लादिवोस्तोक से लेनिनग्राद, दिख ही रहा है साहब। तो पहला आपका आंसर जो हो गया वो आंसर हो गया व्लादिवोस्तोक से लेनिनग्राद तक, जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। इसकी लंबाई कितनी थी? 9322 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ये है। ठीक है, आगे देखिए आप। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बिल्कुल आसान है, खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है। यहां पर 4 कृषि दे रखी है। पहला है भूमध्य सागरीय कृषि, मैं चारों के बारे में बताऊंगा आपको। मैं भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है ये बात की थी हमने कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं जिसमें हम बात करें दक्षिण यूरोप के देश हैं, उत्तरी अफ्रीका का ट्यूनीशिया है, कैलिफोर्निया है, मध्य कैलिफोर्निया है, दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्य चिली है, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है और खास बात यहाँ थी कि यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, अंगूर जैसे फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भूमध्य सागरीय कृषि। सब्जी कृषि भी पढ़ेंगे हम। सब्जी कृषि क्या होती है? सब्जी कृषि ये नगरों में की जाती है। यहां पर नगरों के पास में जो नगर के पास जो क्षेत्र होते हैं, गांव के क्षेत्र होते हैं, वहां से हर 24 घंटे के अंदर सब्जियां होती है, फल होती है, ट्रकों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाई जाती है जिससे वो खराब नहीं हो और वहां पर उन वस्तुओं को बेचा जाता है। ये यूएसए से ज्यादा इसका यहां से ट्रक फार्मिंग के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। रोपण कृषि की बात करी थी, रोपण कृषि की कल बात कर ली थी हमने, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रोपण कृषि यूरोपीय कंट्रियों के द्वारा उपनिवेशिक देशों में की जाने वाली कृषि है जिसके अंदर इन्होंने अधिक पूंजी का निवेश किया है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है और इनको यहां पर सस्ता श्रम मिल रहा था, यहां पर मजदूर मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने यहां पर कृषि करी, रोपण कृषि करी। जिसमें फजेंडा भी आती है, ब्राजील में कॉफी के बागान है, इंग्लैंड ने आपके श्रीलंका में भी करी है, आपके फिलीपींस में भी करी है, भारत में भी करी है। ये रोपण कृषि है। सहकारी कृषि क्या है? इसकी भी कल ही बात हुई थी, कल के पेपर में बात हुई थी सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि ये एक ऐसी कृषि है जिसमें सभी किसान मिलकर एक संस्था का निर्माण कर लेते हैं, फिर वो संस्था मिलकर क्या करती है, मिलकर आपके लिए बीज लेकर आती है, आपके लिए जो बीज होता है, आपके लिए खाद होती है या फिर आपके लिए जो यंत्र होते हैं वो खरीदती है, एक साथ मिलकर सस्ते दामों पर खरीदती है और फिर जो खेती करती है वो अलग अलग करती है। यानी यहां पर जो लाभ और हानि होती है वो क्या होते हैं, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। और ये सर्वाधिक कहां पर फेमस हुई है? डेनमार्क में। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। आंसर है इसका भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे फल की। अगला क्वेश्चन, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में किस इंजन के आविष्कार के बाद आई थी? ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन है। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में परिवहन की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आप। हाँ, पतन, कौन सा पतन? गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो गोवा का एक बंदरगाह, जो एक ही बंदरगाह फेमस है, वो है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा, ये गोवा जो है, ये गोवा में एक नदी है, जुआरी नदी के पास में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पहली बात तो है ना, प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा, इस मार्मा गोवा से जापान को हम क्या लौह अयस्क क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जापान को लौह अयस्क निर्यात करते हैं। और एक ये जो गोवा के पास में कटा छटा है, लेकिन यहां पर एक रेल परियोजना विकसित हुई है, कोंकण रेलवे।
कोंकण रेलवे जो आपके रोहा से लेकर गोवा तक में हुई है, पणजी तक में, तो कोंकण रेलवे के विकास के बाद में इस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश बढ़ गया है और पृष्ठ प्रदेश कहां तक चले गया है? महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा तक इस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश बढ़ गया है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा मार्मगोवा, जुआरी नदी के पास में। नगरों का विकास सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। ऐसे कौन से नगर जो सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था, इसके बारे में हम जयपुर वाले पेपर में हमने किया था, लास्ट वाले पेपर में किया था। जो ब्रिटिश काल में ऐसे नगर बने थे सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जिनको हम कहते थे गैरिसन नगर। क्या कहते थे? गैरिसन नगर, या फिर इनको छावनी नगर भी कहते थे, या फिर इनको सैनिक नगर भी कहा जाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? आपको पता है व्यापार की बात करें तो व्यापार आते तृतीयक व्यवसाय आता है। तृतीयक व्यवसाय की हमने बात की थी, आपको बताया था कल वाले पेपर में कि तृतीयक व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर प्रत्यक्ष सेवाएं की जाती है, जिसमें व्यापार भी आता है, परिवहन भी आता है, संचार भी आता है। तो फुटकर व्यापार है। तो व्यापार का भी यहां पर दो पार्ट है, एक तो है फुटकर व्यापार करने का तरीका, और दूसरा जो होता है वो है थोक व्यापार। वो कौन सा है? थोक व्यापार। अब फुटकर व्यापार क्या होता है? फुटकर व्यापार का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो आप पास की दुकान से लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर आप उपभोक्ता हैं और दुकान वाले से सामान लेकर आ गए, तो यहां पर दुकानदार और उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, यानी दुकानदार प्लस उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है। इसमें फुटकर व्यापार में, इसमें दुकानदार जो आपकी गली के दुकानदार होते हैं वो आ जाते हैं, रेहड़ी वाले जो होते हैं, फेरी वाले वो आ जाते हैं, आपके जैसे अमेजन या जो शॉपिंग, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि थोक व्यापार क्या होता है? इसमें बड़े व्यापारी होते हैं जिनका उपभोक्ता से सीधा संबंध नहीं होता है। और ये क्या करते हैं? थोक व्यापारी ये फुटकर व्यापारी को माल देते हैं, और ये माल क्या करते हैं? उधार देते हैं। कैसे देते हैं? उधार। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल लेते हैं, उधार देते हैं, या यूं कहें कि फुटकर व्यापारी थोक व्यापार की पूंजी पर ही अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, फिर थोक व्यापार के भंडार होते हैं, विभागीय भंडार, वो अलग बात है। तो आप इसमें देखेंगे फुटकर व्यापार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या है? मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है। आपके इस बारे में मैं कल बात भी कर चुका हूं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि मानव भूगोल जो इसकी स्थापना हुई थी वो 18वीं शताब्दी के अंदर हुई है, पहली बात तो। और मानव भूगोल में निम्न कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें अगर हम रेडजल की बात करते हैं पहले, तो रेडजल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि मानव समाज, कल ही बात की है मैंने, प्लस धरातल के मध्य, आप कितनी परिभाषा लिख सकते हैं? मैं एक परिभाषा बता रहा हूं, जिनके मध्य कैसा संश्लेषित संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। आपकी जो इनकी शिष्या है सैंपल, वो क्या बताती है? वो सुनिए आप। वो बताती है मानव समाज की जगह इन्होंने लिया क्रियाशील मानव। क्या लिया? क्रियाशील मानव लिया। और धरातल की जगह लिया अस्थायी पृथ्वी लिया। क्या लिया? अस्थायी पृथ्वी के मध्य कैसा परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। आप ये परिभाषा भी दे सकते हैं। तो मानव भूगोल में आप कई परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप दे सकते हैं ब्लास की परिभाषा, जिसके अंदर आप दे सकते हैं क्रियाशील मानव की जगह दे सकते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव व भौतिक नियमों के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है, संश्लेषित संबंधों का अध्ययन। तो यहां पर आप क्या देंगे कि मानव भूगोल की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इसमें मनुष्य के पृथ्वी के सापेक्ष किए गए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें इसके अंदर हम इस मानव भूगोल को हम रेडजेल की परिभाषा से समझ सकते हैं, और फिर अपनी परिभाषा देगी। आप सैंपल की दे सकते हैं, आप ब्लास की भी दे सकते हैं। 1.5 नंबर का प्रश्न है। अगर आप ये शॉर्ट करके भी देंगे मानव समाज, धरातल, तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा, अगर तीनों की परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखना यह जरूरी है कि मानव भूगोल के अंदर हम पृथ्वी और मनुष्य का पृथ्वी के सापेक्ष जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन किए गए उनका अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यूएनडीपी का पूरा नाम बताएं। यूएनडीपी का नाम आते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा मानव विकास रिपोर्ट। क्या आ रहा होगा? मानव विकास रिपोर्ट, जो 1990 से
जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ये आपको बताया था मैंने पहले भी। और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका पूरा मतलब। ये 3 तथ्यों पर करता है। पहला करता है शिक्षा पर, दूसरा करता है स्वास्थ्य यानी जिसको अपन कहते हैं जीवन प्रत्याशा, और एक कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। इसके आधार पर करता है। ओके, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताएं। किन्हीं 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताएं। अब यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है पहले समझिए कि मनुष्य प्रकृति से प्राप्त किसी पदार्थ का सीधा ही उपभोग कर ले, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। कच्चे माल का सीधा उपभोग कर ले, मैं जंगल में गया, मैं लकड़ियां लेकर आ रहा हूं, काम ले रहा हूं, तो ये प्राथमिक क्रियाओं में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्रिया क्या है कि जो कच्चा माल होता है, प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उसका सीधा उपभोग कर लूं तो वो प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? कृषि भी इसके अंदर आएगा। अच्छा, पशुपालन भी इसमें आएगा। ओके, अच्छा, और क्या आएगा इसके अंदर? लकड़ी काटना भी इसमें आएगा, मत्स्य पालन भी इसमें आएगा, ठीक है, खनन कार्य भी इसमें आएगा। ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। 4 पूछे, आप कई कारण लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? वापिस ये प्रश्न आया, रिपीट हुआ है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? ये भी आपको पहले करा चुका हूं, दोबारा एक बार अपन देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, समझिए आप। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व को आप प्रश्न आ जाए तो आप पहले लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या व धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और फिर आप सूत्र लिख सकते हैं, है ना? सूत्र लिख सकते हैं आप, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या व धरातल का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और फिर एक लाइन और लिखते हैं, इसको व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से व्यक्त करते हैं। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से व्यक्त किया जाता है, तो इसकी 2 परिभाषा बनती है। पहली तो देखिए आप कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दूसरा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, इससे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व के कई प्रकार है, इसे पूछा नहीं है, 1.5 नंबर का है, लेकिन आप लिख सकते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हम घनत्व के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। घनत्व के प्रकार, तो पहला तो कौन सा है? गणितीय घनत्व है। गणितीय घनत्व, गणितीय घनत्व क्या होता है? ये होता है कुल जनसंख्या, जो हमारा सूत्र होता है, बटे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। फिर दूसरा जो होता है वो है आर्थिक घनत्व। कौन सा घनत्व? आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या होता है कि कुल संसाधन, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। संसाधन क्यों रटना नहीं, समझना है कि जो आर्थिक यानी जो पैसा कमाएंगे, जो अर्थ अर्जन होगा वो संसाधनों से ही होगा, इसलिए क्षेत्रफल में संसाधन नहीं है, जो काम नहीं आते उनको छोड़ दिया गया है। तीसरा हम एक साथ लेंगे कृषक घनत्व बटे, और एक चौथा हम लेंगे कायिक घनत्व। कायिक घनत्व क्या होता है? कृषक घनत्व, कृषक में किसान आते हैं, तो यहां पर आएंगे कृषक जनसंख्या, कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि का क्षेत्रफल आएगा यहां पे। जबकि कायिक घनत्व में सब इस कृषि भूमि पर निर्भर है। कृषक में तो किसान है, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं भूमि पर निर्भर हूं, तो यहां पर आएगा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अंत में जो आएगा वो आएगा पोषण घनत्व, पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में क्या? पोषण सबको मिल रहा है, तो कुल जनसंख्या ही आएगा। लेकिन किससे मिलता है आपको पोषण? आपको रबड़ से नहीं मिलता, आपको जूट से नहीं मिलता है, आपको मिलता है भोज्य फसलों से, तो यहां पर आएगा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो ये आपके टोटल क्या है, घनत्व के प्रकार हैं। छोटी सी बात थी लेकिन मैंने इसलिए करी कि आगे कब परीक्षा में आएगी तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों की दो विशेषता बताइए। विनिर्माण उद्योगों की दो विशेषताएं। तो देखिए, पहली बात तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि ये उद्योग हैं कौन से में आएंगे, कौन सी व्यवसाय में आएंगे। तो मैं आपको कल बता चुका हूं, कल चर्चा हुई थी कि ये द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे, द्वितीयक व्यवसाय में। और द्वितीयक व्यवसाय में तीन उद्योग आते हैं, एक तो आता है निर्माण, एक आता है विनिर्माण और एक आता है प्रसंस्करण। ठीक है, तो हम विनिर्माण की बात कर रहे हैं। विनिर्माण उद्योग की दो विशेषताएं क्या होती है, विनिर्माण बड़े उद्योग होते हैं, है ना। तो इसकी विशेषता सुनिए आप, विनिर्माण उद्योगों की विशेषता, विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता होती है अब देखिए विनिर्माण उद्योगों की विशेषता क्या होती है। देखिए पहली विशेषता हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे इसमें पहली विशेषता वो देखिए आप, पहला है वस्तु व कौशल का विशिष्टीकरण। वस्तु व कौशल का विशिष्टीकरण यानी ये एक ऐसा, बड़े उद्योग होते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं बड़ी बड़ी मशीन होंगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे, तो यहां पर एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कई वस्तु का नहीं, जिससे उस वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। एक कौशल का, यानी कौशल भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूरे कौशल जो आपके इसमें जो भी आपके मजदूर होंगे वो क्या होंगे, वो अर्धकुशल नहीं होंगे, उनको पूरा ज्ञान होगा। तो इसमें कौशल और वस्तु का विशिष्टीकरण पाया जाता है, जिसके कारण वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और कीमत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है यंत्रीकरण। दूसरा क्या है, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब होता है कि यहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, जिसके कारण वस्तु की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब है कि तकनीक तो साथ में है, आप बड़े बड़े उद्योग का काम तो कर रहे हैं, आप विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का काम इस तरीके से करना है, उद्योगों को इस तरीके से लगाना है कि आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, एक ऐसा नवाचार कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आपको विकास करना है। तो तीन ये प्रकार हो गए, आपसे इसमें पूछे थे, इसमें दो। अच्छा, आप और भी कर सकते हैं, यहां पर एक है अनियमित भौगोलिक वितरण। तीसरा आप कर सकते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण। यहां की विशेषता ये होती है कि यहां पर जो बड़े उद्योग होते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, ये पूरे भारत में नहीं मिलेंगे आपको, जहां पर कच्चा माल मिलेगा वहीं मिलेंगे। तो विश्व के जो इतने उद्योग हैं, केवल विश्व में अगर बात करें केवल 10% भूभाग पर बड़े बड़े उद्योग, हर जगह नहीं है। चौथा है संगठनात्मक ढांचा। इस संगठनात्मक ढांचे में क्या आएगा, इसमें वही आ जाएगा, वस्तु का विशिष्टीकरण होगा। वस्तु का विशिष्टीकरण होगा, आपके पास में जो सरकारी अधिकारी जो होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क वो भी होंगे, आपसे अच्छे संपर्क होंगे। इस तरीके से यहां पर यह आ जाएगा। तीन प्रकार, आपको चार प्रकार है, तीन में से कोई से ले सकते हैं, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखें, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसके दो लाभ बताएं। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसके दो लाभ बताएं। देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, साइबर स्पेस इंटरनेट, तो ये क्या है, ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत एक स्पेस का संसार है, एक स्पेस संसार है। पूरा क्या है, ये बिजली से जुड़ा हुआ कंप्यूटरीकृत संसार है, जो www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट इंटरनेट द्वारा घिरा हुआ है या इंटरनेट द्वारा आवर्त है, इंटरनेट द्वारा आवर्त है। तो परिभाषा क्या बनी कि साइबर स्पेस इंटरनेट एक विद्युत कंप्यूटरीकृत स्पेस
संसार है, स्पेस का एक संसार है, पूरा संसार है जो विद्युत कंप्यूटरीकृत है और ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट इंटरनेट द्वारा घिरा हुआ है। इसमें सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला बिना अपने किसी शारीरिक श्रम के बिना अपनी सूचनाओं को भेज भी सकता है और अपनी सूचनाओं को प्राप्त भी कर सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? साइबर स्पेस इंटरनेट, वापस रिपीट करता हूं, एक विद्युत कंप्यूटरीकृत स्पेस संसार है जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट से घिरा हुआ है। इसमें सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, यानी प्राप्तकर्ता और जो भेज रहा है ना, जो प्रेषण कर रहा है, दोनों को कोई भी शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लाभ सुनिए, इसके लाभ देखिए। लाभ क्या है इसके लाभ जो है वो ये है कि ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दूरियां कम हो गई है, हमारे कार्य होने लगे हैं। दूसरा इसका जो लाभ है वो ये मान लीजिए हम कि जो इंटरनेट के द्वारा हम असैनिक क्षेत्र जो होते हैं, असैनिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी हम उपग्रहों के द्वारा निगरानी, उपग्रहों के चित्रों के द्वारा निगरानी रख सकते हैं। जहां पर सेना नहीं है वहां पर भी उनकी निगरानी रख सकते हैं। साथ ही हम जो नगर नियोजन के कार्य हो, या मान लीजिए पूर्व कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसका अनुमान, वनोन्मूलन आदि का अनुमान लगा सकते हैं, आदि आपदाओं का अनुमान लगा सकते हैं और हमारी भविष्य की योजनाओं को भी बना सकते हैं, जिसमें आपने आजकल एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। तो ये हमारा ई इंटरनेट के लाभ हैं। काफी लाभ है, अब ज्यादा जानते हैं। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन यह है कि अर्धगुच्छित बस्तियां क्या है और इनकी विशेषता लिखिए। अर्धगुच्छित बस्तियां, देखिए बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है? पहली तो होती है गुच्छित, यह आपको पता है। दूसरी होती है अर्धगुच्छित, एक होती है पल्ली और एक होती है एकाकी बस्तियां। और यहां पूछा है अर्धगुच्छित बस्तियां। देखो अर्धगुच्छित बस्तियां क्या होती है, ये या तो गुच्छित बस्तियों के विखंडन से बनती है, यूं समझिए, या तो ये गुच्छित बस्तियों के विखंडन से इनका निर्माण होता है, बस्तियों के विखंडन से इनका निर्माण होता है, या फिर अर्धगुच्छित बस्ती बन रही है, अर्धगुच्छित बस्ती बन रही है तो वो गुच्छित बस्तियों के भविष्य का आधार होती है। अर्धगुच्छित बस्तियां गुच्छित बस्तियों के भविष्य का आधार होती है, भविष्य का आधार होती है। या तो ये मान लीजिए कोई बस्ती टूटकर अर्धगुच्छित बन गई, एक अर्धगुच्छित बस्ती बनी वो बाद में गुच्छित बस्तियां बन जाएगी। इसको आप यूं समझिए कि गुच्छित बस्तियों में क्या होता है कि कोई कुछ जो जातीय समूह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बलपूर्वक के कारण या खुद की इच्छा के कारण या कोई आपदा के कारण क्या करते हैं कि गांव के किनारों पर रहने लग जाते हैं, यहां पर, है ना, कोई सामाजिक, आर्थिक या किसी भी परेशानी के कारण बलपूर्वक वो बाहर की ओर धकेल दिए जाते हैं। और मध्य में कौन रहते हैं? जमींदार वर्ग रहते हैं। मध्य में क्या रहते हैं? जमींदार वर्ग रहते हैं, जिनसे अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। और ये अर्धगुच्छित बस्तियां मिलेगी आपको राजस्थान में और ज्यादा गुजरात में। यानी अर्धगुच्छित बस्तियां क्या होती है? जहां पर बलपूर्वक या स्वेच्छा से कुछ वर्ग होते हैं, जनसंख्या वर्ग होते हैं, समुदाय वर्ग होते हैं, वो गांव के किनारे पर रहने लग जाते हैं और मध्य में जमींदार लोग रहते हैं, तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, ये भी अपन बात कर चुके हैं। एक बार और देखते हैं इसको, धात्विक अधात्विक में क्या अंतर है। देखिए खनिज, हम खनिज की बात करें, खनिज के प्रकार सुनिए आप, धात्विक थे, धात्विक खनिज, और एक होता है अधात्विक खनिज। आप चार्ट बना सकते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह। वैसे अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और इमारती खनिज। लोह में कौन से आएंगे? लोह में आएंगे निकिल, आपके मैंगनीज और लोहा।
एलो में आएंगे आपके तांबा, शीशा, जस्ता आदि। ईंधन में आएंगे आपके पेट्रोलियम, कल क्वेश्चन था 2 पेट्रोलियम और 1 कोयला। और इमारती में आएंगे आपके चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो ये आप एक चार्ट बना सकते हैं जो एक आध्यात्मिक खनिजों में अंतर आ जाएगा। अगला, जल प्रदूषण क्या है, उसके प्रमुख स्रोत क्या है। जल प्रदूषण क्या है और इसके प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए ये 9th से परिभाषा चल रही है, छोटी जब क्लास में तब से आपकी परिभाषा चल रही है कि जल प्रदूषण क्या होता है। और जल प्रदूषण की सीधी सी परिभाषा है कि जल में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से, अवांछनीय पदार्थ, अब अवांछनीय पदार्थ क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं जैसे सूक्ष्म जीव भी हैं, आपके मानवीकृत भी हो सकते हैं जैसे औद्योगिक या फिर घरेलू अपशिष्ट हैं, घरेलू अपशिष्ट हैं, उनके मिल जाने से जो प्रदूषित जल का जो उसके प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव आता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण क्या है कि जल में अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट मिल जाने के कारण उसकी जो प्राकृतिक संरचना में जो अंतर आता है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण पूछ रहा है, कारण आप कई लिख सकते हैं। पहला तो लिख सकते हैं आप औद्योगिक अपशिष्ट का सीधा जल स्रोतों के अंदर हम उसको डाल देते हैं। दूसरा हम डाल सकते हैं कृषि अपशिष्ट। ये कृषि अपशिष्टों का यानी जो हमारी कृषि जो रासायनिक उर्वरक होता है उनके द्वारा भी हम सीधा ही जल स्रोतों के अंदर जो बह कर जाता है उससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा हम लिखते हैं कि हमारी जो सार्वजनिक जो नदियां हैं, नदी है, हमारी जो झीलें हैं, वहां पर भी क्या होता है उनका सही ढंग से उपयोग न होने के कारण, जैसे मान लीजिए हम वहां पर अपना जो अपशिष्ट वहां पर डाल रहे हैं या फिर वहां पर जानवरों को नहला रहे हैं, उससे भी क्या होता है हमारा जल प्रदूषित होता है। चौथा हम कर सकते हैं कि हमारे धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। धार्मिक व सांस्कृतिक कारक में हो सकते हैं कि हमारे जैसे कोई मेला है, जैसे मान लीजिए हम बात करें जो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले की बात करें तो वहां पर जब मेला होता है तो वहां लोग जाते हैं, तो जो वहां पर रहने के कारण भी जो नदी के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव आता है उसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्टों के द्वारा, नदी झीलें जो हमारी प्राकृतिक स्वरूप है वहां पर हम जानवरों को नहलाने से या उनका गलत उपयोग करने से भी अपशिष्ट होता है, या धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों के कारण भी जल प्रदूषित होता है। अगला देखिए, मानव विकास की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। क्या है मानव विकास? अभी बात की थी, थोड़ी देर पहले ही बात की थी आपने इसी में कि मानव विकास क्या है। मानव विकास की संकल्पना के अंदर हम पढ़ेंगे कि मानव विकास का मतलब यह है कि प्रोफेसर महबूब उल हक के अनुसार विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास है। यहां पर सिर्फ उसकी आय नहीं देखी जाएगी, यहां पर मानव विकास से मतलब उसकी शिक्षा से, उसकी जीवन प्रत्याशा से, उसकी प्रतिव्यक्ति आय से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसमें आगे आकर कहते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो आप ये दोनों तथ्य इसमें लिख सकते हैं। अगला है सतत पोषणीय विकास के पक्ष पर अपने विचार लिखिए। सतत पोषणीय विकास बात की थी उस दिन भी, कल वाले जो पेपर था उसमें आपने देखना आप उसको। सतत पोषणीय विकास, यहां पर मैं बताऊंगा आपको नाम से पता लगना चाहिए। सतत यानी होता है लगातार, पोषण यानी आप कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं, संसाधन प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पर सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए विकास करना। भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब ऐसा विकास नहीं होना चाहिए कि आप वर्तमान पीढ़ी तो अपना विकास कर ले और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचे ही नहीं। तो सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, किसी भी समाज में वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न, सब जनसंख्या घनत्व को क्या परिभाषित कीजिए। बड़ा अच्छे ढंग से कर दिया है मैंने। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं हमने ये भी बात कर ली थी। जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या है हमने वो भी बात कर लिए थे, आपने इसको समझ गए होंगे, है ना। कृषि घनत्व क्या था, अपने कायिक घनत्व क्या था, पोषण घनत्व क्या था, आर्थिक घनत्व क्या था। अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती सड़कों से क्या अभिप्राय है। सीमावर्ती सड़कों से क्या अभिप्राय है? देखिए, सीमावर्ती सड़कें कहां पर होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। सीमावर्ती सड़कें, सीमा
सीमावर्ती सड़कें कहां पर होगी? ये होगी कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे, किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जिन सड़कों का विकास किया जाता है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहती है। सीमावर्ती सड़कें बनाता कौन है? इसको बनाता है बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन बनाता है, जिसकी स्थापना हुई है मई 1960 में दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सीमावर्ती सड़कों का, बीआरओ का कार्य क्या है? सीमावर्ती सड़कों का रखरखाव करना, सीमावर्ती सड़कों का रखरखाव करना, रखाव करना, और साथ में ही वहां से बर्फ को हटाना, जो बर्फ हो जाती है उसको हटाना, ये यहाँ का इसका कार्य है। तो सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। आपने कभी देखा होगा युद्ध का जब समय आता है तो जो सीमा के सहारे जिन रोड से, यानी पहाड़ों पर जिन रोड से सड़कें, जिन रोड से हम अपने शस्त्रों को हमारी सेना जाती है, वो सब निर्माण जो करता है वो बीआरओ ही करता है। और बीआरओ ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी बनाई है, एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखिए, अब अंतिम प्रश्न हमारा, अंतिम प्रश्न क्या है हमारा? लाल कॉलर श्रमिक से क्या आशय है? क्या है लाल कॉलर श्रमिक? ठीक है, यानी हम पहले व्यवसाय की बात करते हैं। हमारे पास थे प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, फिर हमने बात किया था एक द्वितीयक व्यवसाय, आप जानते हैं द्वितीयक व्यवसाय होते हैं। फिर हमने बात करी एक तृतीयक व्यवसाय होते हैं, तृतीयक व्यवसाय। एक होता है चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, और अंत में होता है पंचम व्यवसाय। इन व्यवसायों को इनको कार्य की शैली के आधार पर, कार्य के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे हम अगर नीचे से बात करें, हम प्राथमिक व्यवसाय को कहते हैं लाल कॉलर वाले, ये लाल रंग वाले व्यवसाय, लाल कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं। हम द्वितीय को कहते हैं नीले कॉलर वाले, नीला कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं। हम तृतीय को कहते हैं श्वेत कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं। हम चतुर्थक को कहते हैं इसके अंदर हम चतुर्थक को हम कहते हैं गुलाबी कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं, गुलाबी कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं। और पंचम को कहते हैं स्वर्ण कॉलर वाले व्यवसाय कहते हैं। तो यहां उत्तर क्या बनेगा? लाल कॉलर। लाल कॉलर श्रमिक से आशय प्राथमिक व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं उनसे मतलब है। यहां पर प्राथमिक व्यवसाय जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यवसाय माना जाता है, जहां पर शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे व्यवसायों को लाल कॉलर श्रमिक व्यवसाय कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। हमने यहां पर जो ये आपका कोटा का जो ये पेपर है, हमने हर क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। साथ में आपने देखा होगा कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे आने वाले पेपर में भी रिपीट होंगे। और आप वीडियो को आप देखें, समझें, कुछ आप नोट्स बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी रिपीट होंगे। पैटर्न भी यही होगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए। आपका साथ और आपका विश्वास यही मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा। ओके बेटा, थैंक यू।